चलिए आप सबको इंसेंटिव में स्वागत करता हूं और आज आपके साथ बात करेंगे क्लास 12th का और टॉपिक नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो चलिए आपको आज बताया जाए कि नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, है ना। तो आज नॉर्मलिटी को भी देखेंगे और फॉर्मेलिटी को देखेंगे। तो पहले आपको हम बताएंगे फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी हमारे पास है क्या, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं भाई केमिकल यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट। उसमें हमारे पास था क्या क्या था भाई, तो उसमें हमारे पास थे मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी, जिसको हमने बाकी को पढ़ लिया। और आज हमें दो पढ़ना है, फॉर्मेलिटी और नॉर्मलिटी। तो पहले आपको बता दूं कि फॉर्मेलिटी है क्या। चलिए हमारे साथ बनिए और स्टार्ट कीजिए वीडियो को, पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी। ठीक है, चलिए फॉर्मेलिटी, इसको डिनोट किससे करते हैं बाबू? कैपिटल एफ से। किससे करेंगे? कैपिटल एफ। गौर करेंगे छोटो हल्का सा कि हम लोग पढ़ करके पिछले क्लास में आए हैं कि मेरे पास मोलरिटी है क्या, और वहां पर हम बताए थे कि मेरे पास मोलरिटी और मोलरिटी, वो जो मेरे पास दोनों है, करता क्या है, तो हमें उसका यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने में। यानी कि अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना हो तो हम लोग मोलरिटी और मोललिटी दोनों का सहारा लेते हैं, है ना। तो यहाँ मेरे पास फॉर्मेलिटी और नॉर्मलिटी है, इससे भी क्या करेंगे हम लोग? कंसंट्रेशन ही निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे और ये कहता क्या है, बात करते हैं। तो फॉर्मेलिटी में हमारे पास एक प्रकार का मोलरिटी ही है, बट फर्क इतना ही है कि वैसे सॉल्यूट जो आयन के फॉर्म में होता है ना। यानी वैसे सॉल्यूट जो हमारे पास आयन के फॉर्म में है, और जब और डिजोल्व कर ले तो उसकी जो हम लोग कंसंट्रेशन है फॉर्मेलिटी से निकालते हैं, और उसे डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एफ से, है ना। तो मोलरिटी और फॉर्मेलिटी में बस इतना ही फर्क है कि जो आयोनाइज हो जाए, आयन में चेंज हो जाए, उसे हम लोग फॉर्मेलिटी के फॉर्म में ले आएंगे, वो भी मोलरिटी ही है। और जो बाकी जो मेरे पास है उसको हम लोग ले आते हैं मोलरिटी में। तो आइए समझा के दिखाता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, और समझिएगा और देखिएगा कि हमारे पास हो क्या है। ठीक है, तो देखो भाई हमारे पास एक एग्जाम्पल आ रहा है, कह रहा है कि 0.2 m ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, aqueous solution of NaOH हो। NaOH मतलब भाई Na2CO3 है ना। यानी कि एक हमारे पास आ रहा है बात, और वो आ क्या रहा है कि 0.2 m ऑफ aqueous solution of Na2CO3, यानी कि हमारे पास एक aqueous solution है ना, और एक किसका हमारे पास है? Na2CO3 का है। इसमें मेरे पास कितना है? 0.2 m है। 0.2 हमारे पास क्या बता रहा है? किसी मेरे पास कंसंट्रेशन है वह 0.2 m है, यही ना। यानी किसी मेरे पास कंसंट्रेशन को बता रहा है, किसी मेरे पास कंसंट्रेशन है वह हमारे पास 0.2 है। क्लियर? तो देखिए इससे हम लोग फॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे। अब कहता है कि जब इसमें पास सॉल्यूशन Na2CO3 का है, तो जब ही हम सॉल्यूशन बनाने के लिए जाएंगे तो मेरे पास ब्रेक करेगा, और ब्रेक क्या करेगा? Na+ और CO3-2। इसको बैलेंस के लिए करना क्या होगा? सोडियम का 2 लगाना होगा। यानी कहने का मतलब कि मेरे पास सोडियम आयन का जो मेरे पास कंसंट्रेशन होगा 0.2 m होगा, और CO3 जो है इसका भी मेरे पास क्या कंसंट्रेशन होगा? 0.2 m होगा, यही ना। यानी जब आयन में टूटा तो दोनों का जो मेरे पास कंसंट्रेशन होगा सेम होगा। अब कहता है मेरे पास कि मेरे पास CO3 मेरे पास है क्या? वो एगो है, इसलिए इसको मेरे पास कंसंट्रेशन को 1 से जब मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा? मेरे पास 0.2 m मिलेगा, यही ना। बट Na2 है,
Na के पास हमारे पास कितना है 2 है, यानी जिसकी कंसंट्रेशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना मिल जाएगा हमको 0.4 मिल जाएगा m, यानी जो मेरे पास सोडियम का जो मेरे पास फॉर्मेलिटी होगा वह कितना होगा 0.4 m। तो इस टाइप से जहां से हम बात करते हैं उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, और यही हमारे पास कंसंट्रेशन है उसको हम निकालते हैं फॉर्मेलिटी के फॉर्म में। क्लियर? तो जब आयन का निकालना शुरू करें उसे बोलते हैं फॉर्मेलिटी, और जब बिना आयन का निकाले उसे बोलते हैं मोलरिटी। ठीक है? तो अगर फॉर्मेलिटी पूछेगा तो आप इसको ऐसा ही बताएंगे, बोलेंगे कि नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी दोनों सेम है, बट एक ही फर्क है कि जो मेरे पास मोलरिटी होता है वो भी कंसंट्रेशन बताएगा और फॉर्मेलिटी वो भी बताएगा, बट फर्क है कि जो मेरे पास आयनिक सॉल्यूट है तो आयनिक सॉल्यूट हम जो निकालते हैं कंसंट्रेशन वह फॉर्मेलिटी से निकालते हैं, और निकालते कैसे हैं इस टाइप से। ठीक है? चलिए तो हम लोग बात करते हैं नॉर्मलिटी का, तो आइए हम लोग बात करते हैं नॉर्मलिटी। ठीक है? आइए, तो फॉर्मेलिटी को हमने डिनोट किससे किया? कैपिटल एफ से, और नॉर्मलिटी को भी डिनोट किससे करेंगे हम लोग? कैपिटल एन से। तो आइए हम लोग बात कर ले नॉर्मलिटी किससे करेंगे हम लोग? इसको कैपिटल एन से, है ना? किससे बात कर लो हम लोग? कैपिटल एन से, यानी कि फॉर्मेलिटी को एफ से और नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से। ठीक है? चलिए, तो नॉर्मलिटी पढ़ने से पहले एक चीज आपको सिखाते हैं, और सिखाते क्या है? इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो पहले हम लोग आपको सिखा दूं इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तब सिखाएंगे नॉर्मलिटी, उसके बाद फिर आगे बात बढ़ेगी। ठीक है ना? तो आइए देखो भाई, सीखेगा ढंग से। जो विद्यार्थी से अगर इक्विवेलेंट नहीं निकालने आएगा उनसे कंफर्म है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आपको हमेशा प्रयास करना है कि मेरा जो है से कि नॉर्मलिटी बनना चाहिए, और उसके लिए करना क्या होगा? तो इक्विवेलेंट मास को समझना होगा। तो आइए, मेरे पास इक्विवेलेंट मास है क्या? इक्विवेलेंट मास, तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट मास होता है वह किसी एलिमेंट का निकालते हैं, और एलिमेंट के साथ हम कंपाउंड का भी निकालते हैं, एसिड का भी, बेस का भी, सॉल्ट का भी और आयन का भी, सबके निकाल के दिखाते हैं, और सब में कोई ज़्यादा का डिफरेंस है नहीं, थोड़ा थोड़ा का अंतर है, और हम लोग उसको करेंगे। ठीक है? आइए, तो इक्विवेलेंट मास जब निकालना हो तो हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक मास। ऑफ एन एलिमेंट बाय में टोटल वैलेंसी, टोटल वैलेंसी, है ना? यानी कि अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो करना क्या होगा? एटॉमिक मास बाय में क्या होता है? वैलेंसी। अब हमारे पास निकालना है एसिड का, ऐसे लिख लो भाई, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, ये हमारे पास निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इसका निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, और फिर निकालेंगे हम लोग हुआ इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन, यानी कि हम लोग इक्विवेलेंट मास एसिड का भी निकालेंगे, बेस का भी निकालेंगे, सॉल्ट का भी निकालेंगे और आयन का भी निकालेंगे। ठीक है? ऐसे अगर हमारे पास एलिमेंट्स का निकालना हो तो उसको निकाल सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स बाय में क्या होता है? टोटल वैलेंसी, है ना? अगर हमको एसिड का निकालना हो तो इसका होता है मोलर मास ऑफ एसिड,
और बाई में क्या हो जाता है हमारे पास बेसिसिटी। समझ लो भाई अच्छा से। बेस में जाएंगे तो सेम वही बात हमारे पास होगा, क्या होगा हमारे पास मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरे पास एसिडिक। ठीक है ना। और जब इसका निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्ट बाई में क्या हो जाएगा मेरे पास हुआ वैलेंसी ऑफ मेटल, वैलेंसी ऑफ मेटल। और जब इसके यहां जाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा मोलर मास, मोलर मास ऑफ आयन। और बाय में क्या हो जाता है मेरे पास हुआ तो वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव, छोटा उतना मतलब है पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। यानी कि अगर इक्विवेलेंट मास निकालना होगा तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। कैसे? तो एसिड के लिए मोलर मास ऑफ एसिड बाय बेसिसिटी, तुम्हारे पास बेसिसिटी होता क्या है, तो जब हमारे पास H प्लस हो तो H प्लस को ही क्या बोलते हैं हम लोग बेसिसिटी। याद रखोगे बाबू, हमारे पास रेडिकल दो होता है, एक एसिडिक रेडिकल एक बेसिक रेडिकल। तो जो हमारे पास H है वो मेरे पास H प्लस है, मेरे पास बेसिक रेडिकल है, और जो OH माइनस है मेरे पास एसिडिक रेडिकल है। ठीक है, तो मेरे पास H प्लस और इसके पास क्या हो जाएगा हमारे पास OH माइनस। किसके लिए? तो हमारे पास एसिडिक है। और मेटल तो समझ रहे हैं हम, सॉल्ट हमारे पास बहुत तरह का होगा, तो जिस सॉल्ट में जो मेरे पास मेटल उसकी आप ले लेंगे, और इसमें जाएंगे तो कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए, तो इतना जो हमारे पास है, निकालने का तरीका हमारे पास क्या है इक्विवेलेंट मास, है ना। अब सिखाता है ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है। ये आपको सिखाया हमने इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आपको दिखाते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट मास है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए करते क्या है भाई, तो आपको पता है गिवन मास होता है ना। और अभी हम लोग निकाले हैं क्या, अभी हम लोग क्या निकाले हैं इक्विवेलेंट मास। यानी हमारे पास गिवन मास है उसको करेंगे क्या इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे। यानी कि इसमें जब चलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास में, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास है ना, मास हमारे पास होगा क्या, तो गिवन मास बाय में क्या भाई इक्विवेलेंट मास। चलिए, एक चीज को आपको हम निकाल करके दिखा रहे हैं और उसके बाद आप सारी बात को समझ जाएंगे। एक एसिड का निकाल के दिखाएंगे और एक बेस का निकाल के दिखाएंगे। चलिए, तो पहले हम निकाल देते हैं क्या भाई, तो कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ 7 ग्राम ऑफ NaOH सॉल्यूशन। लो भाई, क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन आया क्या, तो हमारे पास कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ 7 ग्राम ऑफ NaOH। यानी कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें मेरे पास है कितना 7 ग्राम, क्या हमारे पास भाई NaOH है ना। तो इसको हमको निकालना है क्या ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो पहले आप समझ लो भाई, हमारे पास क्या है NaOH है, और जो मेरे पास NaOH है हमारे पास क्या है बेस है, और बेस है तो मेरे पास एसिटिक रेडिकल है ना। हमारे पास क्या है OH है, और OH हमारे पास है कितना 1 है। ठीक है, चलिए मोलर मास पिछले क्लास में निकाल करके आए थे,
मोलर मास। अगर नहीं पता तो उसको हम आपके सामने निकाल देते हैं। सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका 1 होता है, कुल मिलाकर हमारे पास 40 ग्राम हो जाता है। हो गया ना? यानी कहने का मतलब कि मेरे पास OH मेरे पास एक है और मोलर मास मेरे पास आ गया, तो अब इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास किसका हमारे पास बेस है ना, तो बेस के लिए देखिए कहां गया बेस। हाँ, बेस के लिए मेरे पास क्या है, मोलर मास कितना हमारे पास भाई 40 और क्या है एसिडिक। एसिडिक मेरे पास है कितना 1, कितना हो जाएगा मेरे पास 40 आ गया। चलिए हमारे पास फार्मूला क्या कहता है ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। देख लो भाई, इक्विवेलेंट मास भी निकाल दे रहे हैं और ग्राम इक्विवेलेंट मास भी निकाल रहे हैं, और आपको यहां से कंफ्यूज नहीं होना है। इक्विवेलेंट मास अलग है और ग्राम इक्विवेलेंट मास अलग है, और दोनों को आपको एक अच्छे तरीके से सीखना है ना। तो अगर निकाला क्या इक्विवेलेंट मास, एक क्या होता है मोलर मास बटा में एसिड है ना, एसिडिक। तो एसिडिक मेरे पास 1 है और मोलर मास मैंने 40 निकाल ही दिया है, तो मेरे पास इक्विवेलेंट मास आ गया। और ग्राम के लिए क्या करता है तो गिवन मास बटा में इक्विवेलेंट मास। तो मेरे पास लगता है कि ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए जब चल रहा है तो मेरे पास गिवन मास, तो गिवन मास मेरे पास है कितना, मेरे पास 7 और मोलर मास सॉरी इक्विवेलेंट मास निकाल दिए हैं 40, और जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.175 ग्राम आएगा। यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट मास भी निकाल दिया, इक्विवेलेंट मास भी निकाल दिया। तो हमने निकाला किसका भाई, बेस का। तो आपके पास इसी टाइप से एसिड भी आएगा, बेस भी आएगा, सॉल्ट भी आएगा और आयन भी आएगा। तो आपको ऐसे ही निकालना है, और आपको समझना है कि जिसका H लगा है वह एसिड है, तो जितना H रहेगा उतना से डिवाइड करिएगा, जितना OH रहेगा वो हमारे पास बेस है उससे डिवाइड करिएगा। मोलर मास सब में निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपको हम अलग ले चलते हैं और ले आते हैं ना नॉर्मलिटी की ओर। तो हम अब विश्वास करते हैं कि आपको अब ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने आ गया, और जिनको अगर हल्का सा परेशानी है तो वो बैक जा करके फिर से इस वीडियो को देख ले ताकि उनको समझ में आ जाए। और जब नॉर्मलिटी पढ़ने जा रहे हैं तो आपको इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास दोनों क्लियर होना चाहिए। अगर किसी एक में अगर आपके पास परेशानी है तो आपसे फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, है ना। इसलिए आपको ये हमेशा कर लेना है कि किसी भी हालात में हमें इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नॉर्मलिटी की ओर और एक क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे। आइए तो आइए सिखाते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को डिनोट किससे करते हो बाबू, किससे करते हैं जी, कैपिटल एन से। नाम है नॉर्मलिटी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपके साथ हमें काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो भाई, है ना। और आदमी का तो पढ़ना ही काम है, पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी उम्मीदें पूरी की जा सकती है, और नहीं पढ़ेंगे तो भाई परेशानी तो आएगी। इसलिए अगर आपके सपने पूरा करना है तो उसके लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं नॉर्मलिटी की ओर। तो हमारे पास नॉर्मलिटी का आता क्या है, नॉर्मलिटी एक का आता है मेरे पास ग्राम इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो भाई, अगर लीटर में रखते हो सॉल्यूशन को तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना ही से काम हो जाएंगे, है ना। अगर आप चाहते हैं कि हम लीटर में नहीं रखेंगे ml में रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए एक और तरीका अपना सकते हैं,
है ना। ऐसे जो मेरे पास जनरली क्वेश्चन आता है वह लीटर में नहीं एमएल में आता है, इसलिए आपको एमएल पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए कुछ ज़्यादा सुविधाजनक है। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास इससे ही बनेगा उससे ही बनेगा, फर्क इसमें इतना है कि उसको एमएल को लीटर में चेंज करना पड़ेगा। ऐसे हमारे पास एमएल वाला है जिसको एमएल को पुट करेंगे मेरे पास क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चले चल रहे। तो एक हमारे पास नॉर्मलिटी का और आ जाएगा, सब चीज सेम रहेगा। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाय में क्या हो जाता है हमारे पास भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू कितना हो जाता है हमारे पास भाई 1000। चलो भाई हल्का सा है ना, आ गया। यानी कि नॉर्मलिटी निकालना हो तो करना क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू 1000। अगर एमएल में रखते हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप लीटर में रखते हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना ही से काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं और क्वेश्चन बना करके ले आएंगे। पहले क्वेश्चन लिख दो ना। चलिए तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलिए क्वेश्चन दिखाऊं, इसको लिख लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन हमारे पास यही है, कहता है 7 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 875 ml of solution, then calculate the normality। समझ लो भाई क्वेश्चन, कहता है कि 7.0 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 875 ml of solution, then calculate normality। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक हमारे पास सॉल्यूशन है और वह हमारे पास कितना है 875 ml है, और इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि डिजोल्व करवा रहे हैं। किसको करवा रहे हैं भाई, NaOH को, जो कि है कितना 7.0 ग्राम है ना। तो एक बच्चा के दिमाग में चल रहा है कि सर अब यह बात किए थे कि जिसके आगे मेरे पास OH लगल है, सॉरी जिसके पीछे OH लगल है वो मेरे पास बेस है, तो मेरे पास NaOH है तो बेस है, हम लिखिए यस। यानी मेरे पास सॉल्यूट जो है वह हमारे पास क्या है, बेस है, और है कितना मेरे पास 7.0 ग्राम है ना। तो आपको इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए करना क्या होगा, मोलर मास निकालना होगा। लो निकाल लो भाई, मोलर मास ऑफ NaOH। किसी बच्चा को चल रहा है सर 40, हम लोग बस निकाल के दिखा ले भाई एक बार। कुछ बच्चे याद नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए निकाल दे रहे हैं। ऐसे सबको पता है कि जो मेरे पास NaOH का जो मोलर मास होता है वह कितना होता है, 40 होता है। चलिए वॉल्यूम को भी दिखा देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारे पास है बाबू, 875 ml, यही है ना। चलिए मेरे पास वॉल्यूम भी हो गया, सॉल्यूट भी हो गया, मोलर मास भी हो गया। अब स्टार्ट कीजिए, निकालिए। पहले क्या निकाले भाई, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या होता है, मोलर मास। और पहले कंपाउंड की पहचान कर लो कि आपका सॉल्यूट एसिड है कि बेस है, क्या है, बेस है। और बेस के लिए क्या लगाते हैं, एसिडिक लगाते हैं। तो एसिडिक यानी कि मेरे पास OH, तो मेरे पास NaOH के पास OH का एगो है, NaOH के पास मेरे पास OH का एगो है, एगो है, इसलिए इसको डिवाइड कर लेंगे किससे भाई, पहले एसिडिक लिख लो फार्मूला, और हमारे पास 40 है मोलर मास, और OH कितना हमारे पास है 1 है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 40। ठीक है, लगले निकाल लो भाई ग्राम इक्विवेलेंट मास।
ग्राम इक्विवेलेंट मास। तुम्हारे पास ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के जाएंगे तो मेरे पास क्या होगा बाबू, तो हमारे पास क्या होता है गिवन मास और डिवाइडेड बाय क्या होता है इक्विवेलेंट मास। डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है हमारे पास इक्विवेलेंट मास। लो भाई डिवाइड कर लो, गिवन मास कितना 7.0 ग्राम और उसको डिवाइड करोगे 40 से, यही रहा तरीका क्या भाई। तो गिवन मास बाय में इक्विवेलेंट मास, तो 7.0 ग्राम बाय 40 ग्राम यानी हमारे पास वो कितना जाएगा ये, तो डिवाइड कर लोगे हुआ तो 1.75 ग्राम हो जाएगा, यानी ग्राम इक्विवेलेंट मास आ गया। चलिए तो मेरे पास नॉर्मलिटी एन का जो मेरे पास फार्मूला है वह क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट मास और बाय में क्या जाता है मेरे पास वॉल्यूम इनटू कितना मेरे पास हो जाता है 1000। इसको एमएल में रखोगे है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा मेरे पास 0.175 बाय में कितना हो जाएगा मेरे पास वॉल्यूम 875 इनटू में हमारे पास हो जाएगा 1000 है ना। और जब इसको आप कर लोगे तो मिलेगा 175 बाय में 875 और जब डिवाइड करोगे तो 0.2 है ना। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इस टाइप से बनते हैं और आपको क्वेश्चन इस टाइप से बनाना भी है, यानी पहले करना क्या इक्विवेलेंट निकालना है, फिर ग्राम निकालना है, फिर वॉल्यूम से डिवाइड कर लेना है, आ जाएगा। यानी कि आज आपको हमने सिखाया कि फॉर्मेलिटी और नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए और कैसे उसको करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब आगे बात करेंगे और वह बात होगी अगले वीडियो में। तब तक आप इसको देखिए, समझिए और उसको क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। आपके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको बैठ करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब बनेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग आपके साथ ही रहेंगे और चलिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स हमारे चैनल को करते रहें। चलिए ठीक है, थैंक्स।